हेलो एंड वेलकम टू अचीवर साइट डियर लर्नर्स ऑफ इग्नोएमएस साइकोलॉजी सेकंड ईयर काउंसलिंग साइकोलॉजी के स्टूडेंट्स के लिए इजी नोट्स का एक्सप्लेनेशन चल रहा है। प्रीवियस 2 वीडियोस में हम एमपीसीई 023 के कुछ टॉपिक्स को कवर कर चुके हैं जो आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आज स्टार्ट करेंगे वेरियस स्टेजेस इन कपल काउंसलिंग। अप्रॉक्स 4 टॉपिक्स आज के वीडियो में भी हम कवर करेंगे, तो बिना किसी डिले के फटाफट से शुरू करते हैं। पहला टॉपिक है हमारे सामने वेरियस स्टेजेस इन कपल काउंसलिंग। बेसिकली हमें इस टॉपिक में ये समझना है कि जब कपल काउंसलिंग का प्रोसेस होता है, जिसको आप नॉर्मली रिलेशनशिप काउंसलिंग भी कहते हैं, उसमें क्या क्या स्टेजेस होती हैं, क्या क्या स्टेप्स होते हैं। तो फटाफट से समझेंगे। कपल काउंसलिंग, जिसको आप मैरिज या रिलेशनशिप थेरेपी भी कहते हैं, ये एक साइकोथेरेपी की ही फॉर्म है जिसका मेजर पर्पस होता है पार्टनर्स के बीच किसी भी तरीके की मिसकम्युनिकेशन को रिजॉल्व करना, आपस के जो भी इश्यूज हैं उन्हें रिजॉल्व करने की कोशिश करना, एनहांस देयर रिलेशनशिप। इसमें काफी सारी स्टेजेस होती है, लेकिन उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट बात ये होती है कि इस रिलेशनशिप थेरेपी की सक्सेस कंप्लीटली इस बात पर डिपेंड करती है कि जो कपल है उनका पार्टिसिपेशन कैसा है। कई बार ऐसे काउंसलिंग सेशंस में मैंने खुद भी ये चीज देखी है कि एक पार्टनर जो है वो बहुत ही ज्यादा चाहते होते हैं कि ये जो थेरेपी का सेशन है वो दोनों लोग ले, लेकिन दूसरे पर्सन की मर्जी उसमें नहीं होती है, बट वो फोर्सफुली सेशन में आ जाते हैं। इस वजह से उस सेशन का सक्सेस रेट कम हो जाता है, क्योंकि एक पार्टनर तो बहुत ज्यादा वॉलंटरली पार्टिसिपेट करता है बट दूसरे का बिल्कुल भी उसमें मन नहीं होता, तो चीजें उस तरीके से होने लगती हैं। तो इसकी जो सक्सेस रेट है वो इसी बात पर डिपेंड करेगी कि किस तरह से कपल काउंसलिंग को इनिशिएट किया जाना है, यानी दोनों की तरफ से उसमें कितना इनपुट है। तो सबसे पहले इनिशियल असेसमेंट होता है, जिसमें इनटेक सेशन होता है। कपल जो है वो काउंसलर से मिलते हैं, अपने रीजन डिस्कस करते हैं, थेरेपी के बारे में बात करते हैं। हम उस तरह से समझेंगे जब दोनों विलिंगली यहाँ पर पार्टिसिपेट कर रहे हैं। दिस सेशन इज अबाउट गैदरिंग इन्फॉर्मेशन ऑन द कपल्स हिस्ट्री। एक एक चीज, एक एक प्रॉब्लम के बारे में डिटेल में बात होती है। फिर यहाँ पे अगर जरूरत होती है तो इंडिविजुअल सेशंस हो सकते हैं, एक एक करके दोनों से इंडिविजुअली जो है थेरेपिस्ट सेशन लेते हैं, जिससे कि ये पता चल पाता है कि कुछ बातें अगर वो अपने पार्टनर के सामने नहीं कह पा रहे हैं तो वो अकेले में उन चीजों को कह पाते हैं। तो एक दूसरे के एक बारे में क्या पर्सपेक्टिव है, क्या कमियां हैं जो सामने से नहीं कह पा रहे हैं, वो कहने का उन्हें मौका मिलता है। जब ये सब चीजें हो जाती हैं तो गोल सेट किए जाते हैं कि क्या वो एग्जैक्टली चाहते हैं, उनकी एक्सपेक्टेशन क्या है इस थेरेपी से, और वो क्या चाहते हैं, किस तरीके की प्रॉब्लम है जिसको रिजॉल्व करना है, और क्या आउटकम उनको एक्सपेक्टेड है। वो सारे गोल्स यहाँ पे सेट किए जाते हैं। तो ये इनिशियल सेशन होता है, इनिशियल सेटअप होता है, जहां पर बस एक इंट्रोडक्टरी चीजें होती हैं, एक डेटा गैदर करने का काम किया जाता है, साथ ही गोल सेट किए जाते हैं। फिर रेपो बिल्डिंग होती है, अंडरस्टैंडिंग होती है। रेपो बिल्डिंग साइमल्टेनियसली चलती है शुरुआत में भी। वहां पर जाहिर सी बात है, जब कोई कपल जाता है थेरेपिस्ट के पास में तो वो कुछ हद तक पॉजिटिव ही सोचते हुए जाते हैं कि चीजें बेहतर होंगी, लेकिन फिर भी यहाँ पे एक फॉर्मल वे में भी स्टैब्लिश करनी पड़ती है रेपो, जहाँ पे दोनों ही पार्टनर्स को ये समझाया जाता है कि जो काउंसलर है वो किसी एक की साइड में नहीं है। कई बार ऐसा भी होता है कि दोनों बहुत ज्यादा डिस्प्यूट वाली स्टेज पर आते हैं, तो ऐसे में काउंसलर को जो है वो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। ऐसे जो भी काउंसलर होते हैं, ज्यादातर जुडिशरी की फील्ड में इन लोगों का वर्क होता है, बहुत जॉब अपॉर्चुनिटीज भी होती हैं। जो जितने भी डिवोर्स के केसेस आते हैं या कुछ ऐसा कोई भी इस तरीके का लीगल केस आता है जिसमें रिलेशनशिप के इश्यूज होते हैं, वहां पर इनको वर्क करना होता है। वो टास्क वेरी ऑनेस्ट बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता है, लेकिन अदरवाइज जब एक थेरेपी सेंटर पर कपल्स जाते हैं या ऑनलाइन लेते हैं सेशन इस तरीके के, तो वहां पर जो चीजें खैर बेहतर तरीके से होती हैं। तो ट्रस्ट डेवलप करने के बाद, रेपो डेवलप करने के बाद, डायनेमिक्स को एक्सप्लोर किया जाता है कि वो कौन कौन से पॉइंट हैं जहां पे कपल का इंटरेक्शन होगा, उनका कम्युनिकेशन स्टाइल है, उन दोनों के रिलेशनशिप को लेके क्या चीजें हैं, पहले क्या थी, कैसे बदली, क्यों इतना डिफरेंसेस आ गए। इन सारी चीजों को, उस डायनेमिक्स को एक्सप्लोर किया जाता है कि कौन कौन सी वो टेक्निक्स है जिनको अप्लाई करके चीजें बेहतर की जा सकती हैं। इन सब के बारे में वर्क किया जाता है। फिर साइको एजुकेशन आता है। काउंसलर जो होता है वो कपल को रिलेशनशिप डायनेमिक्स के बारे में एजुकेट करते हैं, मतलब चीजें क्यों हो रही हैं, क्यों नहीं होनी चाहिए, क्या किया जा सकता है, आपके एंड से क्या चीजें हैं, या एक नॉलेज के सेंस से जो है वो चीजें बताई जाती हैं। तो साइको एजुकेशन का यहाँ पे यूज किया जाता है कि किस तरीके से आप एक दूसरे के साथ हो सकते हैं या फिर बेहतर चीजें कर सकते हैं। आइडेंटिफाइंग एड्रेसिंग कोर इश्यूज, प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन, इमोशनल एक्सप्रेशन, बिहेवियरल चेंज, ये 3 चीजें हम यहाँ पर देखते हैं जब हम कोर इश्यूज को आइडेंटिफाई करके एड्रेस करते हैं। सबसे पहले कि क्या वो वजह रही होगी, कॉजेस को जानने की कोशिश की जाती है। फिर दोनों पार्टनर्स को एक दूसरे के टुवर्ड्स ओपनली अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करने का मौका दिया जाता है, जिससे कि वो समझ पाए कि किस पर्सन की कौन सी बात दूसरे को बुरी लगी है। बिहेवियरल चेंजेस, द थेरेपिस्ट माइट सजेस्ट बिहेवियरल एक्सपेरिमेंट और टास्क टू बी डन आउटसाइड सेशन, जैसे कि कम्युनिकेशन करना, ऐसे कुछ एक्ट्स करने के लिए देना, ऐसा कुछ होमवर्क असाइनमेंट टाइप देना, जिसको करने के बाद जो कपल्स हैं वो बेहतर फील करें एक दूसरे के साथ में।
कम्युनिकेशन एंड कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, इस पर भी वर्क किया जाता है। कम्युनिकेशन को कैसे इंप्रूव किया जा सकता है, इन प्लेस ऑफ आई आप दूसरे को सुनना पसंद करें, अपनी बात कहने से ज्यादा दूसरे की बात को सुनने पे प्रेफरेंस देंगे तो एक दूसरे के प्रति जो है वो पॉजिटिविटी डेवलप होगी। फिर बहुत सारी कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन टेक्निक्स यहाँ पे अप्लाई की जाती हैं। जरूरी नहीं है कि दोनों लोग एक बात पे एग्री हो जाएंगे हमारे कहने से कि हम कोई जादूगर हैं, हमने कहा ऐसा नहीं होता है वैसा होता है, उन्होंने मान लिया। नहीं, कपल्स हैं, वो अडल्ट्स हैं, उनके बीच में इश्यूज हैं, तो वो ऑलरेडी इतनी जिंदगी जी कर आए हैं, हो सकता है उनके भी बिहेवियर के पीछे कोई उनकी और पर्सनल वजह हो, पर्सनल डिस्ट्रेस हो, तो हमें बहुत सारी टेक्निक्स यूज करनी पड़ेंगी, उनके बीच में कैसे नेगोशिएट कराना है, कैसे कॉम्प्रोमाइजेस कराने हैं, ये सब देखना पड़ेगा। एम्पैथी बिल्डिंग, एक दूसरे के टुवर्ड्स उनका पर्सपेक्टिव बदले, एक दूसरे के टुवर्ड्स एम्पैथी आए, अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो, इस पे वर्क किया जाता है कम्युनिकेशन वाले पार्ट में। उनकी रिलेशनशिप को स्ट्रेंथन करने के लिए पॉजिटिविटी इनहेंस की जाती है, ट्रस्ट रिबिल्ड करने की कोशिश की जाती है और फ्यूचर प्लानिंग की तरफ लेकर जाया जाता है। मीन्स जब फ्यूचर प्लानिंग की तरफ ले जाते हैं तो एक चीज तो उनके माइंड में हम क्लियर कर देते हैं कि आप चलने तो साथ में ही वाले हैं, चाहे कुछ भी हो जाए, तो इससे उनको ये लगता है कि हाँ हम एक दूसरे से अलग नहीं हो रहे हैं। और जब ये चीज साथ में आती है तो फिर ट्रस्ट भी बिल्ड होने लगता है, पॉजिटिविटी भी एनहांस होने लगती है। तो ये जो एक स्टेप्स हैं यहाँ पर यूज किए जाते हैं। फिर ये थेरेपी हमेशा तो नहीं चलती रहती, जब हमें दिखने लगता है कि कपल के बीच में कितने डिफरेंसेस थे और अब वो चीजें बदल रही हैं तो हम टर्मिनेशन की तरफ आते हैं, प्रोग्रेस को रिव्यू करते हैं, देखते हैं क्या चीजें हैं जिनमें मॉडिफिकेशन की जरूरत है, किस तरह से दोनों आगे बढ़ सकते हैं और लास्ट में थेरेपी को एंड कर देते हैं। जो रिलेशनशिप थेरेपी है ये मैंने बहुत ज्यादा फास्ट करा दी है, हो सकता है आप में से कुछ लोग इसको बहुत आराम से पढ़ना चाहते होंगे, लेकिन ट्रस्ट में मुझे पता है आप लोग इस पर इतना अच्छा लिखाएंगे ना कि अगर मैं कुछ भी नहीं बताती तो भी आप इसमें बहुत अच्छा लिख के आते हैं, क्योंकि एग्जैक्टली आपको पता है कि कपल्स के बीच में अगर किसी भी तरीके का डिस्प्यूट है तो अल्टीमेटली वो उन दोनों के ही एफर्ट से होगा। बस यहाँ पे हमें थर्ड पर्सन जो यहाँ पे मीडियम है उसकी जरूरत इसलिए पड़ रही है कि वो उनके बीच में किसी भी तरीके के कॉन्फ्लिक्ट को अराइज ना होने दे, प्लस वो नॉलेज, वो इन्फॉर्मेशन जो उनके पास नहीं है, वो एंगल जिससे वो नहीं देख सकते और एक तीसरा पर्सन जो कि ऑफकोर्स एक प्रोफेशनल है उन्हें दिखा सकता है, वो सब चीजें वहां से मिलनी होती हैं। तो उन्हीं पॉइंटर्स को हमें यहाँ पे हाईलाइट करना है, अदरवाइज तो कपल्स आपस में लड़के लड़ भी लेते हैं और फिर साथ में रह भी लेते हैं, इसमें कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। तो कपल की जो जर्नी है वो इन स्टेजेस से होकर गुजरती है जहाँ पे उनके प्रॉब्लम को एड्रेस करते हैं काउंसलर्स और धीरे धीरे उन्हें उनके मंजिल तक लेकर जाते हैं। तो ये था एक टॉपिक। आते हैं दूसरे टॉपिक पर, सोल्यूशन फोकस्ड काउंसलिंग। इसके बारे में आप एक पेपर में पहले पढ़ चुके हैं, मैंने फर्स्ट पेपर में पढ़ाया था, मुझे ध्यान है। और सोल्यूशन फोकस्ड काउंसलिंग क्या होती है, आइए पढ़ते हैं। सोल्यूशन फोकस्ड थेरेपी की फॉर्म में आपने पढ़ा था, तो वही काउंसलिंग है, कुछ नया नहीं है। चलिए, solution focused counseling is a short term goal oriented approach to therapy that emphasizes building solutions rather than focusing on problem। ये स्टीव डी शेजर ने डेवलप की थी 1980s और ये अप्रोच इस बिलीफ पर सेंटर करती है that client possess the resources and strength necessary to solve their own problems। The counselor's role is to help client discover and utilize those strengths to achieve their goal। मतलब जब भी हम सोल्यूशन की तरफ फोकस करेंगे ना, प्रॉब्लम की तरफ फोकस ना करके सोल्यूशन की तरफ फोकस करेंगे तो सोल्यूशन मिलने शुरू हो जाएंगे और हर पर्सन में ये एबिलिटी होती है कि वो उन सोल्यूशन को डिस्कवर कर सकता है। यही इस थेरेपी में बताया जाता है। तो कौन कौन सी टेक्निक्स हैं जो सोल्यूशन फोकस्ड काउंसलिंग में यूज होती हैं? सबसे पहले मिरेकल क्वेश्चन, काफी फेमस टेक्निक है मिरेकल क्वेश्चन। इट आस्क्स क्लाइंट्स टू इमेजिन दैट देयर प्रॉब्लम वाज सॉल्व्ड ओवरनाइट बाय अ मिरेकल एंड टू डिस्क्राइब व्हाट देयर लाइफ वुड लुक लाइक। This technique helps client visualize their goals and recognize the small steps that can move them to closer to their goals। मिरेकल क्वेश्चन इस तरीके का दिया जाता है, कोई भी ऐसा क्वेश्चन थेरेप्यूटिक बनाया जाता है जिससे ये पता चल पाए कि पर्सन डीप डाउन, डीप इनसाइड क्या सोचता है कि मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो कैसे सकती है। आंसर उसी की तरफ से निकलवाना होता है जिससे हमें ये मालूम चलता है कि उस पर्सन की स्ट्रेंथ कितनी है, वो किस हद तक अपनी प्रॉब्लम पर जाकर वर्क कर सकता है, क्योंकि इंसान वही बताएगा जो वो कर सकता होगा, जो उसको लगता है कि दुनिया में पॉसिबल है वो वही बात तो करेगा, इम्पॉसिबल तो करेगा नहीं। तो ऐसे में इससे हमें ये हेल्प मिलती है मिरेकल क्वेश्चन से कि हम उस सोल्यूशन की तरफ पहला स्टेप गेन करते हैं कि जो हमें चाहिए वो हमें क्या चाहिए वो हमें पता चल पाता है। स्केलिंग क्वेश्चन, स्केलिंग क्वेश्चंस हेल्प्स क्लाइंट्स असेस देयर प्रोग्रेस टुवर्ड्स देयर गोल। कि मतलब 1 से 10 के स्केल तक आपको क्या लगता है कि आप कितने कॉन्फिडेंट हो कि आप इस प्रॉब्लम को हैंडल कर सको। इससे पता चलेगा पर्सन कितना सेल्फ एस्टीम रखता है, कितना सेल्फ एस्टीम हाई या लो है। अगर वो खुद को एस्टिमेट करता है 1 पर तो इसका मतलब वो कर ही नहीं पाएगा, अब हमें ज्यादा एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे। लेकिन अगर वो उसे लगता है कि वो 9 तक ऐसा सोचता है तो इसका मतलब उसका सेल्फ एस्टीम बहुत हाई है, वो कर सकता है। इसकी हेल्प से भी उसकी प्रोग्रेस के बारे में आइडिया लग पाता है। एक्सेप्शन फाइंडिंग क्वेश्चन, काउंसलर आस्क क्लाइंट्स टू आइडेंटिफाई टाइम्स व्हेन द प्रॉब्लम वाज लेस सीवियर और एब्सेंट।
दीज एक्सेप्शंस कैन रिवील सोल्यूशन एंड स्ट्रेटजीज दैट हैव वर्कड इन द पास्ट। मतलब जब प्रॉब्लम शुरुआत में थी या छोटी थी, तब उस समय पर क्या सोल्यूशन हो सकते थे, तो यानी बिगिनिंग में क्या स्टेप लिए जा सकते हैं, ये आइडिया यहाँ से लगता है एक्सेप्शन फाइंडिंग क्वेश्चन की हेल्प से। ये एक बहुत ही प्रैक्टिकल स्ट्रेंथ बेस्ड अप्रोच है जो क्लाइंट को एम्पावर करती है कि वो अपने सोल्यूशन को खुद फाइंड कर पाए, और जब वो इस तरीके से काउंसलर के साथ बैठ के आंसर्स निकालेगा ना, तो वो ये चीज भी समझता है, काउंसलर उसे समझाते हैं कि फ्यूचर में आप इस तरह से खुद के साथ खुद भी कर सकते हैं, राइट। तो आप अपनी प्रॉब्लम को खुद से भी इनकाउंटर कर सकेंगे। तो अपनी सोल्यूशन पर फोकस करके जो गोल्स हैं उनको क्लियरली सेट करके, अपने रिसोर्सेज को के बारे में सोच के कि हम क्या क्या इसमें कर सकते हैं, बहुत अच्छे से अपने प्रॉब्लम को फोकस करके कर सकते हैं। इसकी की अजम्पशन क्या है, मतलब किन कॉन्सेप्ट पर ये चीज चलती है, जो सोल्यूशन फोकस्ड काउंसलिंग है वो उसके कोर कॉन्सेप्ट क्या है। पहली बात, ये कभी भी प्रॉब्लम पे फोकस ना करके सोल्यूशन पे फोकस करती है। हम जितनी बार भी अपने क्लाइंट के साथ में वर्क कर रहे हैं उससे आंसर्स निकलवा रहे हैं, सोल्यूशन निकलवा रहे हैं, तो ये सोल्यूशन पे फोकस करती है। चेंज इज कांस्टेंट एंड इनएविटेबल, ये अप्रोच ये भी अज्यूम करती है कि चेंज हमेशा होता रहता है, चाहे स्मॉल चेंज हो चाहे बड़ा चेंज हो, वो ट्रांसफॉर्मेशन लाएगा। तो चेंज लाने की कोशिश भी करते रहने चाहिए, ऐसे तो सोच के नहीं बैठ जाना कि चेंज होगा नहीं। क्लाइंट्स हैव रिसोर्सेज एंड स्ट्रेंथ, हर क्लाइंट के पास में, यानी हर पर्सन जो किसी प्रॉब्लम से सफर कर रहा है उसके पास कुछ ना कुछ रिसोर्स होता है, कुछ ना कुछ उसकी स्ट्रेंथ होती है। उस स्ट्रेंथ को हमें आइडेंटिफाई करके निकालना है, जिससे कि पर्सन को पता चले कि हाँ मैं कितना केपेबल हूँ अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। एक्सेप्शंस टू प्रॉब्लम, हमेशा हम ये मान के चलते हैं कि प्रॉब्लम्स में एक्सेप्शंस भी होंगे। दीज मोमेंट्स प्रोवाइड क्लूज टू सोल्यूशन एंड कैन बी एक्सपेंडेड अपॉन। जब हम प्रॉब्लम में बहुत ज्यादा स्टक होते हैं तो कोई चीज एक्सेप्शनली भी हो सकती है जो हमें सपोर्ट करे, पर उसका ख्याल ही हमारे जहन में नहीं आता है। तो ये काम यहाँ पे काउंसलर का होता है कि वो उस तरफ उसको लेकर जाए, उस तरफ उसका माइंड डाइवर्ट करें। ब्रीफ एंड गोल ओरिएंटेड, थेरेपी हमेशा ब्रीफ होनी चाहिए और गोल्स उसके क्लियर होने चाहिए। अगर गोल्स को लेकर क्लैरिटी नहीं होगी तो वर्क हो नहीं पाएगा। लैंग्वेज ऑफ पॉसिबिलिटी, यूजिंग लैंग्वेज दैट फॉस्टर्स होप एंड पॉसिबिलिटी रादर देन कॉन्स्टेंट्स और लिमिटेशन। जब सोल्यूशन की बात करेंगे तो लैंग्वेज में पॉजिटिविटी होगी, पॉसिबिलिटी की लैंग्वेज होगी वो, लेकिन अगर हम प्रॉब्लम पे बात करेंगे तो नेगेटिविटी साउंड करेगी, इसी वजह से इसका नाम है। क्या पोटेंशियल है सोल्यूशन फोकस्ड काउंसलिंग के, एफिशिएंट है बहुत ज्यादा, ये गोल फोकस नेचर रखती है, ये जल्दी रिजल्ट दे पाती है, और सबसे बड़ी बात ये क्लाइंट को स्ट्रेंथन करती है, ये इसका सबसे बड़ा फैक्टर है। एम्पावरमेंट, जब क्लाइंट अपनी स्ट्रेंथ को समझ पाता है, अपनी पास्ट सक्सेसेस के बारे में सोच पाता है, तो वो अपनी सेल्फ एफिकेसी उसकी बढ़ती है, सेल्फ एस्टिमेशन बढ़ता है और अपनी लाइफ बेटर कर पाता है। बहुत वर्सेटाइल है, मेंटल हेल्थ से लेकर आप रिलेशनशिप इशू से लेकर ऑर्गेनाइजेशनल कहीं पर भी अप्लाई कर सकते हैं। इसका जो है, इसकी कोई लिमिटेशन नहीं है कि इस पर्टिकुलर फील्ड में ही अप्लाई होगी, लाइफ के किसी भी साइड में, किसी भी एरा में, किसी भी फील्ड में ये यूज हो जाएगी, बहुत ही वर्सेटाइल है। इसका आउटलुक बहुत पॉजिटिव है। इस थेरेपी को ही बताते हुए, काउंसलिंग के बारे में बात करते हुए सारा माहौल पॉजिटिव हो गया मेरे आसपास, मुझे ऐसा फील हो रहा है, क्योंकि बहुत पॉजिटिव आउटलुक है। हम यहाँ सिर्फ पॉजिटिविटी की बात कर रहे हैं कि क्या बेहतर कर सकते हैं। क्लाइंट ड्रिवन है, क्लाइंट हमारा मेन है यहाँ पर, और क्लाइंट को एम्पावर करती है, क्लाइंट को पॉजिटिव बनाती है। तो क्लाइंट अगर बेहतर तरीके से चीजों को करते जाएंगे तो चीजें होंगी, पर इतना पॉजिटिव माहौल हो ही गया है तो फिर लिमिटेशंस भी आई गई हैं इसकी, कि इसमें ओवर सिंप्लीफिकेशन बात की गई है कॉम्प्लेक्स इश्यूज के लिए। अब अगेन यहाँ पे चीजें हमें देखने को मिल रही हैं कैसे कि कई बार प्रॉब्लम बहुत ही क्रिटिकल हो सकती है, तो क्या हम वहां पर इसे अप्लाई कर पाएंगे? नहीं। तो हमने इसको इतना ओवर सिंप्लीफाइड किया है कि हमें ऐसा लग रहा है कि सब कुछ दुनिया में बहुत पॉजिटिव है, बहुत आसान है, लेकिन कई बार प्रॉब्लम्स बहुत ट्रिकी हो सकती हैं। लेकिन प्रॉब्लम हमेशा उतनी ट्रिकी नहीं होती हैं, तो मेजोरिटी में ये जो हमारी सोल्यूशन फोकस काउंसलिंग है वो बेनिफिशियल ही है। लिमिटेशंस में आके हमें ऐसे नेगेटिव नहीं होना है कि थेरेपी जो है वो काम की नहीं है। लिमिटेड एक्सप्लोरेशन ऑफ पास्ट है, जब हम प्रेजेंट और फ्यूचर सोल्यूशन को प्रायोरिटाइज करते हैं तो पास्ट की तरफ कम जाते हैं। तो जब हम पास्ट में कम जाते हैं, लेकिन हमारी पर्सनैलिटी पर हमारे पास्ट का बहुत बड़ा इफेक्ट होता है, तो उसको थोड़ा इग्नोर किया गया है। मे नॉट सूट ऑल क्लाइंट्स, हर क्लाइंट को ये सूट शायद ना भी करे, क्योंकि हर एक पर्सन की अपनी एक स्ट्रेंथ होती है। वो क्लाइंट जो खुद को 10 में से 1 पे रेट कर रहा था, आप उसके संग क्या कर पाएंगे? खुद ही सोचिए, तो आपके एफर्ट्स बढ़ जाएंगे। तो ये हर क्लाइंट को शायद सूट ना भी करे। यहाँ पे क्लाइंट की इनसाइट पे भी डिपेंडेंस हो जाती है। मतलब मान लेते हैं कि क्लाइंट ने फेक कह दिया आपसे कि वो 9 कंसीडर करता है खुद को, लेकिन करने के वक्त पे नहीं कर पा रहा है, तो सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा। तो वो अपने बारे में कैसा चीजें दे रहा है, क्या पॉइंट ऑफ व्यू बना के दे रहा है, इस पे डिपेंड करता है। सुपरफिशियल चेंज का रिस्क रहता है कि जो चेंजेस हुए हैं थेरेपी में, वो शायद टाइम बीइंग के लिए पर्सन बहुत एनर्जेटिक होके, बहुत एक्साइटेड होके बातें कह गया और कर भी दे, लेकिन लॉन्ग लास्टिंग ना हो पाए, तो ये भी एक रिस्क रहता है। कल्चरल कंसिडरेशन भी यहाँ पे एक पॉइंट रहते हैं कि
हर कल्चर में चीज़ों को अलग अलग तरीके से लिया जाता है, हर कल्चर में पर्सन की जो ग्रोथ है वो अलग तरीके से होती है। तो हम किसी एक कल्चर को कंसिडर करते हुए अगर स्टैंडर्ड मान लेंगे तो प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन समराइज करेंगे तो सोल्यूशन फोकस काउंसलिंग एक अच्छा ही ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच बनकर आती है, जिससे रैपिड और इफेक्टिव चेंज देखने को मिलता है। ओके, अब भाई नेक्स्ट हमारा टॉपिक है इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ मैरिज काउंसलिंग। ये टॉपिक डिफरेंट है, पहले जो हमने पढ़ी थी वो स्टेजेस पढ़ी थी कपल काउंसलिंग में, और अब हम मैरिज काउंसलिंग के इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स क्या होते हैं उसको समझेंगे। मैरिज काउंसलिंग, जिसको हम कपल थेरेपी भी कहते हैं, एक साइकोथेरेपी की स्पेशलाइज्ड फॉर्म है जो कि रिलेशनशिप इश्यूज को रिजॉल्व करने का काम करती है। कुछ चीजें तो सिमिलर रहेंगी लेकिन फिर भी कॉन्सेप्ट सिमिलर रहेगा, पर पॉइंटर्स बदलेंगे यहाँ पे। इसमें अगर हम क्रिटिकल एस्पेक्ट्स की बात करें कि कौन कौन से वो क्रिटिकल एस्पेक्ट्स हैं जिन पर हमें ध्यान देना होता है, तो जब हम काउंसलिंग करते हैं किसी भी पर्सन की, किसी भी कपल की, तो उसमें कुछ पॉइंटर्स होते हैं जिनको ध्यान रखना जरूरी होता है। स्टेजेस पे जब हमने बात की थी कि तो वो काउंसलिंग चलती कैसे है, प्रोसेस क्या होते हैं, लेकिन ये जो टॉपिक है वो ये बात करता है कि उसी काउंसलिंग में कौन से इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं जिनको ध्यान रखा जाना चाहिए, जिनके बिना जो है वो प्रॉब्लम नहीं सॉल्व हो सकती। स्टैब्लिशिंग अ सेफ एनवायरनमेंट, सबसे पहले जब सेशन स्टार्ट होता है तो ट्रस्ट डेवलप करना जरूरी होता है, कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करना जरूरी होता है। यहाँ पे काउंसलर की तरफ से एक नॉन जजमेंटल स्पेस बनना जरूरी है। थेरेपिस्ट जो है वो एक ऐसा एटमॉस्फेयर क्रिएट करे जिसमें दोनों पार्टनर्स बिना क्रिटिसिज्म के आगे बढ़ सके। कम्युनिकेशन को एनहांसमेंट करना यहाँ पे काम होता है, एक्टिव लिसनिंग कराना, दोनों की नीड्स और फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने का मौका देना, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के थ्रू भी उन्हें अंडरस्टैंड करना, ये कम्युनिकेशन एनहांसमेंट की जरूरत होती है। और इसके अलावा जो कपल्स हैं वो आपस में एक दूसरे के साथ अपने नॉन वर्बल कम्युनिकेशन से भी एक दूसरे से कम्युनिकेट कर पाए, ऐसा नहीं कि सिर्फ शब्दों की जरूरत हो, अपनी बात को समझा सकें। कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसमें हमें ध्यान देना है। कॉन्फ्लिक्ट के पैटर्न को अंडरस्टैंड करना जरूरी है, ये एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जिस पर वर्क किया जाता है। फिर प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल उनमें डेवलप हो पाए, इस पर भी ध्यान दिया जाता है। और फेयर फाइटिंग रूल्स होने चाहिए, यानी कि अगर डिसएग्रीमेंट्स हो भी रहे हैं तो वो रिलेशनशिप को हार्म ना करें, इस बात का ध्यान हमें देना है एज अ काउंसलर। तो ये कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन पे भी वर्क किया जाता है। एक दूसरे के पर्सपेक्टिव को वो समझे, इसके लिए उनके अंदर एम्पैथी का डेवलपमेंट किया जाएगा और एक दूसरे के बैकग्राउंड्स को एक्सप्लोर किया जाएगा। कई बार दो डिफरेंट कल्चरल बैकग्राउंड से आने वाले लोग साथ नहीं रह पाते क्योंकि एक दूसरे के कल्चर को वो रिस्पेक्ट नहीं करते, तो कल्चरल डिफरेंसेस की वजह से भी उनके अंदर बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। तो काउंसलर का यहाँ पे काम है कि वो दोनों ही लोग अपने पर्सपेक्टिव को अंडरस्टैंड करें, दूसरे के पर्सपेक्टिव को अंडरस्टैंड करें, उनके अंदर एम्पैथी डेवलप हो। तो पार्टनर्स को एनकरेज करना है कि वो सिचुएशन को एक दूसरे के व्यू पॉइंट से देखें, सिर्फ अपनी तरफ से ऐसा ना सोचें। उनके कुछ स्पेसिफिक इश्यूज भी हो सकते हैं, उनको एड्रेस करने का काम भी होता है काउंसलर का, जिसमें इनफिडेलिटी आता है। डीलिंग विद द आफ्टरमैथ ऑफ चीटिंग इन्वॉल्व्स प्रोसेसिंग इमोशंस, रिबिल्डिंग ट्रस्ट एंड सेटिंग न्यू बाउंड्रीज। जब ट्रस्ट खत्म हो जाता है किसी रिलेशनशिप में तो उसको रीबिल्ड कराना बहुत ही डिफिकल्ट होता है। एक दूसरे के साथ तो पार्टनर्स नहीं कर पा रहे हैं, तभी वो थेरेपी सेशन में आए हैं। तो इसीलिए यहाँ पे काउंसलर की जिम्मेदारी होती है कि इस एस्पेक्ट पे भी उन्हें वर्क करना है कि एक दूसरे पर ट्रस्ट दोबारा बिल्ड हो पाए। साथ ही साथ उनके बीच में अगर किसी भी तरीके से सेक्सुअल इंटीमेसी खत्म हो गई है तो उस चीज पर भी वो वर्क करें, उस चीज को भी वो उनको फील कराएं कि पार्टनर्स के बीच में जरूरी है। अगर पेरेंटिंग वाले पार्ट पर वो हैं तो उन्हें अंडरस्टैंड करना होगा कि जो बच्चे हैं वो दोनों के लिए इम्पोर्टेंट हैं और दोनों को ही उसमें अपना, उनके डेवलपमेंट में, उनकी ग्रोथ में अपना पार्टिसिपेशन देना होगा। तो उसको भी यहाँ पे अंडरस्टैंड करें कि पेरेंटिंग स्टाइल के डिफरेंसेस से जो भी स्ट्रेस क्रिएट हो रहा है उसको भी कंसिडर किया जाए। फाइनेंशियल मैनेजमेंट की तरफ भी हो सकता है, ये भी एक इशू हो सकता है। तो इस तरीके के जो भी कोई इशू हैं वो यहाँ पर इस स्पेसिफिक इश्यूज में एड्रेस किए जाएंगे, जो भी पॉइंटर्स हैं उन पर वर्क करने का काम है। इमोशनल रेगुलेशन, जो काउंसलर है उनको ये ध्यान देना होगा कि कपल्स जो है वो इमोशनल रिस्पॉन्सेस को रेगुलेट करना सीखें। साथ ही इस एस्पेक्ट पे भी वर्क किया जाएगा कि वो स्ट्रेस को मैनेज करना सीखें। तो उनके इमोशनल रेगुलेशन पे वर्क कराने का काम भी मैरिज काउंसलिंग में काउंसलर को ध्यान देना होता है। उनके जो रिलेशनशिप के गोल्स हैं उनको सेट करने में एक दूसरे को हेल्प करें और एक दूसरे के साथ चले, ना कि एक दूसरे के ऑपोजिट। इंडिविजुअल गोल्स, ये भी हो सकता है कि रिलेशनशिप में रहते हुए दोनों की अपनी अपनी कुछ स्पेसिफिक डिजायर्स हो सकती हैं, कुछ स्पेसिफिक विशेष हो सकती हैं जिन्हें वो पूरा करना चाहते हैं, तो एक दूसरे को उसमें हेल्प भी करें और ग्रो करने में भी सपोर्ट करें। बिहेवियरल चेंजेस जो भी देखने को मिल रहे हैं उन पर वर्क करना है, एक्शन प्लान बनाना है। कपल्स माइट बी गिवन होमवर्क और टास्क टू प्रैक्टिस न्यू बिहेवियर्स और कम्युनिकेशन टेक्निक्स आउटसाइड ऑफ सेशन। इस तरीके के उनको होमवर्क देना या ऐसे एक्शन प्लान बना के देना जिस पर वो वर्क करे, जिनसे उनकी पर्सनैलिटी में चेंजेस निकल कर आए।
और अकाउंटेबिलिटी भी हो यहाँ पर। थेरेपिस्ट हेल्प पार्टनर्स होल्ड ईच अदर अकाउंटेबल फॉर चेंजेस, रीइंफोर्सिंग पॉजिटिव इंटरेक्शन। रिविजिटिंग कमिटमेंट, जो भी चीजें उनके बीच में बेटर करने के लिए की गई हैं, उन कमिटमेंट लेवल्स को एक्सप्लोर करना कि जो भी उनके बीच में थेरेपी पे इतना वर्क किया जा रहा है, क्या उसका कुछ आउटकम भी आ रहा है या फिर ये यूं ही चलता जा रहा है। रीन्यूइंग बॉन्ड्स, जो कपल एक साथ रहना चाहते हैं उनके बॉन्ड्स को और ज्यादा स्ट्रेंथन करने की कोशिश करना, उनके बीच में पॉजिटिविटी डेवलप करना। इसके अलावा कल्चरल सेंसिटिविटी की बात हो ही चुकी है, अगर कोई कल्चरल डिफरेंसेस हैं तो उन्हें भी जो है ध्यान रखना है। तो ये वो एस्पेक्ट्स हैं जो मैरिज काउंसलिंग में बहुत ज्यादा ध्यान देने होते हैं, इन पर वर्क करना होता है। और अगर जो हमारे काउंसलर्स हैं वो इन पॉइंट्स पर ध्यान दिए बिना अगर काउंसलिंग को कर रहे हैं तो वो काउंसलिंग में बहुत प्रॉब्लम्स हो सकती है। तो वैसे तो सक्सेस ऑफ काउंसलिंग लार्जली डिपेंड्स ऑन द कपल्स विलिंगनेस, जो कि मैंने आपसे कहा ही था कि प्रोसेस में एंगेज होने की, लेकिन जो थेरेपिस्ट के जो स्किल होते हैं ना, वो भी रिलेशनशिप काउंसलिंग को बेटर बनाने में पूरी तरीके से मदद करते हैं। अगर यही क्वेश्चन आपसे थोड़ा घुमा के पूछ लिया जाए, अभी आप इसका टॉपिक क्या था एक बार वापस मैं आपको दिखाती हूँ। मुझे पता है मैंने काफी फास्ट कराया टॉपिक, तो आपको कोई कंफ्यूजन ना हुआ हो। मैं फिर से एक बार चीज समझा दूं कि मैरिज काउंसलिंग के एस्पेक्ट्स भी हैं कि कौन से एस्पेक्ट्स हैं जिन पर वर्क करना है। तो यही सेम टॉपिक जो है, यही जो कंटेंट है, वो आपको आंसर देगा कि मैरिज काउंसलर की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, या मैरिज काउंसलर्स को किन एरियाज में वर्क करना होता है। एरियाज वेयर अ काउंसलर शुड वर्क इन अ मैरिज काउंसलिंग, किसी भी तरीके से टॉपिक बन सकता है। अब ये दो टॉपिक हो गए मैरिज काउंसलिंग से रिलेटेड, जिसमें एक आपने पढ़ा कि स्टेजेस क्या होती हैं और एक में क्या क्या चीजें करनी होती है। तो इस तरीके से आपको स्टेप्स की फॉर्म में समझना था। ओके, आ जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। आज हमारा लास्ट टॉपिक ही होगा ये, कॉग्निटिव थेरेपी और बिहेवियर थेरेपी में क्या डिफरेंसेस हैं और कॉग्निटिव थेरेपी का एप्लीकेशन क्या है काउंसलिंग में। तो शुरुआत करते हैं पहले कॉग्निटिव थेरेपी से कि कॉग्निटिव थेरेपी क्या होती है, उसका फोकस क्या है, उसके थ्योरेटिकल बेसिस क्या है, क्या टेक्निक्स यूज होती हैं। फिर बात करेंगे बिहेवियर थेरेपी के लिए सेम, और उसके बाद कॉग्निटिव थेरेपी को काउंसलिंग में किस तरह से एप्लीकेशन होता है। तो कॉग्निटिव थेरेपी का सबसे पहला फोकस यही होता है कि जो भी डिसफंक्शनल थिंकिंग पैटर्न है, बिलीफ है, एटीट्यूड है, जिनकी वजह से कोई भी इमोशनल डिस्ट्रेस क्रिएट हो रहा है, उनकी कॉग्निटिव रीस्ट्रक्चरिंग की जाए। ये काम होता है, ये फोकस रहता है हमारा कॉग्निटिव थेरेपी में कि कोई ऐसे थॉट्स, कोई ऐसे बिलीफ जो पर्सन के अंदर इतना ज्यादा डीप रूटेड हो गए कि वो उनकी वजह से अपनी लाइफ सही से नहीं चला पा रहा है, तो ऐसे में उन पर वर्क करना ही हमारा काम होता है। इसके थ्योरेटिकल बेसिस क्या है, मतलब कौन सी वो थ्योरीज हैं जिनकी बेसिस पर ये कॉग्निटिव थेरेपी डेवलप हुई है। कॉग्निटिव बहुत सारे मॉडल दिए गए हैं जिसमें हमारे थॉट, एक्शन और इमोशन और बिहेवियर को अलाइन करने की बात कही गई है। एरन बेक का नाम आता है जिन्होंने अपने अप्रोच दी है, जिसमें वो बात करते हैं कि कॉग्निटिव थेरेपी। एल्बर्ट एलिस का भी नाम है, एल्बर्ट एलिस ने भी एक थ्योरी दी है, एरन बेक ने भी एक थ्योरी दी है। अगर आप वो होमवर्क करके आए थे जिसमें मैंने आपसे कहा था कि आपको क्लास 12th के चैप्टर नंबर 5 में से पढ़ना है, तो आपने दोनों नाम वहां पढ़े होंगे। अब यहाँ पे कौन कौन सी टेक्निक्स होती हैं, कॉग्निटिव रीस्ट्रक्चरिंग होती है, यानी कि जो भी इरेशनल मैलएडेप्टिव थॉट्स हैं उनको हमें बैलेंस्ड थिंकिंग में कन्वर्ट करना है, यही काम कहलाता है कॉग्निटिव रीस्ट्रक्चरिंग। मतलब हमारे थिंकिंग पैटर्न को रीस्ट्रक्चर करना, फिर से सही तरीके से स्ट्रक्चर में कन्वर्ट करना। सोक्रेटिक क्वेश्चनिंग, यूजिंग क्वेश्चन टू चैलेंज एंड रिफ्रेम थॉट्स। अगर कोई पर्सन हमसे बहुत ही ज्यादा इरेशनल बात करता है तो उस पर्सन से हम उससे भी ज्यादा इरेशनल बात करने की कोशिश करें, मतलब उसको लगेगी वो इरेशनल, एक्चुअल में नहीं होगी। इस तरीके से क्वेश्चनिंग करना कि अगर आपने सोचा तो क्यों सोचा, उसको कहना चाहिए कि ऐसे क्वेश्चन उसके सामने रख देना जिससे कि वो ये भी सोचने को मजबूर हो जाए कि मैंने ऐसा भी क्यों सोचा। तो इस केस में उसके थॉट्स को रिफ्रेम करने का उसको मौका मिलेगा। थॉट रिकॉर्ड्स, उसके जो थॉट्स है उनका रिकॉर्ड बनाना, इमोशंस का मेंटेन करना, जिसके से कॉग्निटिव प्रोसेसेस आगे चल के बेटर हो। जिससे कई बार हम किसी बात पर सोचते हैं कि जब हम उस उम्र में थे तो कैसी बातें सोचते थे, हम लोग कैसे समझते थे कि चीजें कैसे होती हैं, कितने बेवकूफ थे, कभी ऐसा सोचते हैं लोग। तो वही चीज है कि हम अपने थॉट्स को जब रिकॉल करने की कोशिश करते हैं तो उस थॉट रिकॉर्ड में से हमें ये पता चलता है कि वो चीजें जो उस समय हम सोच रहे थे वो उतनी रेलेवेंट नहीं थी। तो ये चीजें भी हेल्प करती हैं। मतलब अगर पर्सन ओवर द टाइम सेशन में, जब उसको शुरुआत में उसने जो चीजें सोची थी, बाद में उसको रियलाइज होता है, एनालाइज वो करता है अपने आप को, तो उसको लगता है कि हाँ ऐसा तो मैंने ज्यादा ही गलत सोच लिया था। और इसका गोल ये होता है कि कॉग्निटिव प्रोसेसेस को मॉडिफाई करना, जिससे कि पर्सन एक बहुत ज्यादा अडेप्टिव और हेल्थियर वे में सोच पाए, उसकी थिंकिंग पैटर्न को ठीक करना। अब बिहेवियर में क्या होता है, जो कुछ भी हमने थिंकिंग लेवल पे था वो सब कुछ बिहेवियर लेवल पे आ जाएगा। अभी तक जो कुछ भी हम थिंकिंग के लिए कह रहे थे वो सब कुछ बिहेवियर के लिए आ जाएगा। मतलब
concentrates on changing overt behaviors through learning principles, particularly classical and operant conditioning. क्लासिकल और ऑपरेंट कंडीशनिंग का यूज करके या रीइंफोर्समेंट का यूज करके या बिहेवियरल टेक्निक्स का यूज करके पर्सन के उन बिहेवियर्स को डायरेक्टली बदलने की कोशिश करना। जब बिहेवियर बदलेगा तो जाहिर सी बात है थॉट भी बदलेंगे। तो इसी वजह से कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी बनी, क्योंकि कॉग्निटिव के अपने एस्पेक्ट्स थे, बिहेवियरल के अपने एस्पेक्ट्स थे, और ये जब साथ मिलके आते हैं तो ज्यादा फ्रूटफुल रिजल्ट होते हैं। थ्योरेटिकल बेसिस क्या है, ये बिहेवियरिज्म से जुड़ा है पूरी तरीके से। जो BF स्किनर ने, इवान पावलोव ने, वोल्फ ने जो भी अपने कॉन्सेप्ट्स दिए हैं उनके बेसिस पर ही बिहेवियर थेरेपी बनी है। इसमें कौन कौन सी टेक्निक्स यूज होती हैं? एक तो बहुत ही पॉपुलर है सिस्टमेटिक डिसेंसिटाइजेशन, फोबियाज को, एंजाइटी को रिमूव करने के लिए यूज होती है, जिसमें कुछ रिलैक्सेशन टेक्निक्स पर्सन को सिखाई जाती हैं और उसको उसके एंजाइटी प्रोवोकिंग थॉट्स के करीब लाया जाता है, जिसके बाद वो चीजों को बेहतर कर पाता है। पर्सन के बिहेवियरल एक्टिवेशन से भी यहाँ पे फर्क पड़ता है, मतलब उसको ऐसी एक्टिविटीज में इंगेज होने के लिए एनकरेज किया जाता है जिससे उसका डिप्रेशन दूर हो, वो अपनी नेगेटिविटी को खुद ही रिमूव कर पाए। फिर एक्सपोजर थेरेपी है, ऐसे चीजों के अक्रॉस लेके आना जो इमेजिन्ड सिनेरियोज हैं या फिर ऐसी बातें जिससे उसको लगता है कि एंग्जाइटी होती है, डर लगता है चीजों से, एक्सपोजर थेरेपी का यूज किया जाता है। पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट भी यूज किया जाता है, बहुत ज्यादा है, और डिफरेंट टाइप ऑफ रीइंफोर्समेंट यूज किए जाते हैं, नॉट जस्ट पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट। इसका गोल यही है कि बिहेवियर को ये ऑल्टर कर सके, और इसके अलावा विदाउट डीप एक्सप्लोरेशन ऑफ द कॉग्निटिव प्रोसेसेस बिहाइंड दिस बिहेवियर, मतलब बेहतर तरीके का बिहेवियर निकल कर आए। फिर बात करते हैं कि कॉग्निटिव थेरेपी का काउंसलिंग में एप्लीकेशन कैसे होता है। ये सब वो चीजें हैं जिनमें हम एप्लीकेशन कर सकते हैं कॉग्निटिव थेरेपी का, यानी कि डिप्रेशन को दूर करने में। जब पर्सन बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड होता है तो सबसे पहले उसके थॉट्स नेगेटिव होते हैं, तो नेगेटिव थॉट्स को कैसे चेंज करेंगे, उन थॉट्स को चैलेंज करेंगे, तब कहीं जाके हम उन थॉट्स को चेंज कर पाएंगे। तो उसके लिए जरूरी है कि उनकी कॉग्निटिव जो एबिलिटीज है उनको शार्प करने की कोशिश की जाए, जिसके लिए कॉग्निटिव थेरेपी का यूज किया जाता है। बहुत सारे एंग्जाइटी डिसऑर्डर्स होते हैं। एंग्जाइटी हमारे मन का डर होता है, एक टाइप ऑफ फियर होता है। उस फियर को रिमूव करने के लिए पहले थॉट्स को हम जो है क्लियर करेंगे। जब थॉट्स में क्लैरिटी होगी तो कोई डर नहीं रह जाएगा, उसके लिए भी इसका यूज होता है। PTSD में बहुत ज्यादा यूज होता है, क्योंकि जो भी पर्सन PTSD से सफर करता है वो ये मान लेता है कि अब लाइफ में वो चीजें हैं उस फेज से जुड़ी हुई, वो शायद कभी रिकवर नहीं हो सकती, तो थॉट्स को यहाँ पे चैलेंज करना होता है। ईटिंग डिसऑर्डर्स में भी जरूरत पड़ती है, क्योंकि जो लोग ईटिंग डिसऑर्डर से सफर करते हैं वो या तो फूड को लेके बहुत ज्यादा ऑब्सेस्ड हो जाते हैं, या फिर फूड से बहुत ज्यादा दूर होना चाहते हैं। अपने बॉडी वेट को लेके अपने माइंड में एक ऐसा फिक्स थॉट बना लेते हैं जिसको चेंज करना, चैलेंज करना अगेन इसके हेल्प से किया जाता है। इसके अलावा सब्सटेंस यूज डिसऑर्डर में भी जरूरत पड़ती है, क्योंकि पर्सन जो सब्सटेंस का बहुत ज्यादा यूज करते हैं वो ये मान लेते हैं कि अब हमारी इस पे बहुत डिपेंडेंसी है, अब हम इसके बिना नहीं रह पाएंगे, तो उस थॉट को रिमूव करने के लिए जरूरत पड़ती है। रिलेशनशिप इश्यूज में तो पड़ती है, क्योंकि वहां पर तो सारा खेल ही थॉट्स का होता है, दो थॉट्स नहीं मिलते, इसीलिए रिलेशनशिप इश्यूज डेवलप होते हैं। सबसे प्राइमरी रीजन यही है रिलेशनशिप में इश्यूज होने का, मिसकम्युनिकेशन, मिसअंडरस्टैंडिंग। और मिसअंडरस्टैंडिंग कहाँ से आती है? हमारे थॉट से आती है। सेल्फ एस्टीम एंड पर्सनल ग्रोथ में भी जरूरत पड़ सकती है, क्योंकि जब हम अपने बारे में कोई नेगेटिव सेल्फ व्यू बना लेते हैं, सेल्फ परसेप्शन ऐसा फॉर्म कर लेते हैं, तो उस परसेप्शन को रिमूव करने के लिए कॉग्निटिव थेरेपी का यूज किया जा सकता है। एंगर मैनेजमेंट भी हो सकता है, गुस्सा बहुत ज्यादा दिखाना या बहुत डिस्ट्रक्टिव हो जाना, तब भी जो है यूज कर सकते हैं। क्रॉनिक पेन मैनेजमेंट, कोई ऐसा ऑल्टरिंग द वे इंडिविजुअल थिंक अबाउट पेन कैन इन्फ्लुएंस देयर एक्सपीरियंस ऑफ इट, तो इमोशनल डिस्ट्रेस को रिड्यूस करने के लिए भी यूज करते हैं। स्ट्रेस मैनेजमेंट में ऑफकोर्स जब हम ये मानेंगे कि हमें किसी भी सिचुएशन में, स्ट्रेसफुल सिचुएशन से बाहर कैसे निकलना है, तो पहले थॉट्स पर ही वर्क किया जाएगा। तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं। जो भी पॉइंटर्स हैं और भी बढ़ा सकते हैं। तो हमने ये देखा कि कॉग्निटिव थेरेपी जो है वो ज्यादातर बिहेवियरल थेरेपी से ब्लेंड होती है, तब अच्छे रिजल्ट दे पाती है, क्योंकि सिर्फ थॉट्स ही बदलते रहेंगे मगर एक्शन में कुछ चीजें नहीं बदलेंगी तो कैसे काम चलेगा? हो ही नहीं सकता। इसी वजह से कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी बनी, क्योंकि ये माना भी गया कि जो भी हमारे थॉट्स होते हैं वो अल्टीमेटली दिखते बिहेवियर के थ्रू ही हैं। वो थॉट्स ही बनकर नहीं रह सकते यहाँ पर कि सारा जो है हमारा सिस्टम क्लीन हो गया, लेकिन बिहेवियर में फर्क नहीं आ रहा है। बिहेवियर में भी आएगा, जब आएगा ही तो क्यों ना हम उसको कंबाइन करें। तो CBT जो है उसी का एक रिजल्ट है, जो कि दोनों थेरेपीज का मिक्सचर है। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा है टेक्निक्स फॉर हेल्पिंग चिल्ड्रन विद ASD, जहां से हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, 4th वीडियो में। तो ये आज था 3rd पार्ट, हमने कवर कर लिया है। आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। ज्यादातर तो हम रिलेशनशिप काउंसलिंग करते रहे आज के वीडियो में, लेकिन कोई बात नहीं, अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वो भी इंपॉर्टेंट ही था जो हमने कवर किया है, तो उसको अंडर एस्टिमेट बिल्कुल मत कीजिएगा।
मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। कैसा लगा वीडियो जरूर बताइएगा। टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। सी यू सुपर सून। बाय बाय।